Hello, my CMA finalists. Rather, I should be addressing you as my CMA friends. जब फाउंडेशन और इंटर तक रहते हो तब तक तो आप फिर भी स्टूडेंट रहते हो. नाउ यू आर मोर ऑफ अ फ्रेंड दैन अ स्टूडेंट. And I am not going to wish you good morning, good evening, good noon, because it doesn't matter. Morning, evening, noon, just be समय you have started the class. This is a good time to decide and set a goal. अब गोल क्या है मैम? पास होना और क्या? अरे नहीं यार, गोल अगर सिर्फ पास होना है ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा. आई नो आई एम एड्रेसिंग अ ब्रेव सेट ऑफ वॉरियर्स जो छोटे मोटे सपने तो पालते ही नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ विजन. विजन क्या है हमारा? मिशन 70 प्लस इन CMA फाइनल लॉ. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? ऑफ कोर्स फर्स्ट डे तो एक्साइटमेंट एकदम चरम सीमा पर होता है ना. सी यू ऑल आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम लाइफ, है ना. बस जल्दी से CMA बन जाओगे, फिर वो 6 डिजिट की मंथली सैलरी फिर आएगी सपनों में, सपनों से हकीकत में योर ड्रीम गर्ल, शादी होगी, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, है ना. अब ज़रा रियलिटी की बात करें. लेट्स कम टू द रियल वर्ल्ड. CMA फाइनल, highly competitive and difficult exam, one of the toughest exams that you will ever know. अगर मैं एवरेज लूँ ना 20%, मतलब पासिंग परसेंटेज जो होता है उसका 20 भी लूँ, सो यू शुड अंडरस्टैंड, जबकि उससे कम भी होता है, ठीक है. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि 80 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 फेल हो रहे हैं. पर हमें किस पे फोकस करना है? उन रिमेनिंग 20 पे. वहां हमको अपनी प्लेस चाहिए, वहां हमको अपना स्पॉट चाहिए. कैसे मिलेगा? आज पहले क्लास में आपकी लॉ मेंटर शिवांगी अग्रवाल, ठीक है. ऑफ कोर्स यू नो मी, तभी आप ये देख रहे हो, तभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना. पर फिर भी ये बात हमेशा याद रखना, आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट वन थिंग. सिर्फ एक चीज जो आपको एकदम ऐसे ना बांध के रखनी है, उसका साथ छोड़ना ही नहीं है. नो मैटर व्हाट हैपेंस. आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. ये प्रिपरेशन आपकी 6 महीने चले, 1 साल चले, 1.5 साल चले, जितने भी टाइम चले, वन थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू लीव इज कंसिस्टेंसी. ठीक है मैम, मुझे लगा कुछ कुछ बढ़िया तो बोलोगे आप. You have to promise today that no matter what, you will be consistent. Consistency, trust me, is the most underrated superpower in the world. In the world. कभी कभी हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमको लगता है यार आज तो ना ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर ही देंगे. कर भी दिया आपने, 10 घंटे पढ़ लिए. फिर अगले दिन आया, यार कल तो इतना पढ़ा था, आज थोड़ा सा ना चलो यार एंजॉय कर लेते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम घूम के आते हैं, है ना. थोड़ा मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, कितने दिन हो गए हमने साथ में बैठ के एक कप चाय भी नहीं पी, राइट. सो लेट्स हैव सम कॉफ़ी, टी, कुछ भी. अब हुआ क्या? नेक्स्ट डे बड़ा मज़ा आया, बिकॉज इट वॉज अ रिलैक्सिंग डे. माइंड को भी अच्छा लग रहा है, बॉडी को भी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा ही लगता है, किसको बुरा लगता है ऐसी लाइफ. अगले दिन पढ़ने का मन थोड़ा कम करेगा, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई. अब क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन माइंड में ज़्यादा भर गया. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में मज़ा आ गया. डिस्ट्रैक्शन में मज़ा आ गया. जो पेन ऑफ डिसिप्लिन था ना, वो आपने प्लेजर में बदल दिया, क्योंकि आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया. अब वो प्लेजर आपकी प्रिपरेशन को कितना हैम्पर करेगा, आपको कोई आइडिया भी नहीं है. तो करना क्या है? सिर्फ एक ही काम करना है कि कंसिस्टेंट रहना है. आज अगर 1 घंटे का क्लास किया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगले दिन भी 1 घंटे का क्लास तो करना ही करना है. मैं नहीं वादे ले रही आपसे, जीने मरने की कस्में तो निकलवा रही हूँ कि हाँ नहीं नहीं 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. मैं कुछ नहीं बोल रही आपसे. ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज कंसिस्टेंसी. तो क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है. तो भाई क्या करना है मैम, कैसे करना है? हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला पेपर, है ना. ऑफ कोर्स यू नो दैट आई एम अ लॉ टीचर. तो सबसे पहले जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो आपके फाइनल के पहाड़ हैं बड़े बड़े बड़े, तो ग्रुप 3 का पहला सब्जेक्ट आता है CMA फाइनल लॉ, और यू कैन से कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, पेपर 13. पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, है ना. तो आई होप यू ऑल आर रेडी टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट एंड मेक लर्निंग एनरिचिंग एंड फन. आज तक CMA इंटर में जो भी पढ़ा है,
काम तो आएगा, ऐसा नहीं बोलूंगी कि काम नहीं आएगा, पर बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें भी पढ़नी है, बट हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? तो सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, हमारे क्लासेस कितनी देर के होंगे मैम? अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स। मैम 140 आवर्स में सब हो जाएगा? देखो, जिनको सिलेबस पता है वो ये सवाल पूछते हैं, और जिनको सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है वो बोलते हैं 140 आवर्स फॉर लॉ। लॉ को तो हम बहुत बहुत छोटा समझते थे मैम, कि ऐसे ही पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और पास हो जाएंगे। तो देखो बेटा, I'll tell you, over the years of experience, मैंने क्लासेस को इस तरीके से अब डिज़ाइन किया है कि आपको जो जो डाउट्स आते हैं ना, वो डाउट्स मेरे टॉपिक्स में हर जगह लिखे हुए हैं। सो बिफोर यू नो इट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है? क्योंकि हमारी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो ऐसी होती ही नहीं है कि आई एम गोइंग टू टेल यू अच्छा ये टॉपिक है, दिस मीन्स दिस। बुलशिट, नो। हर कंसेप्ट के पहले आपको एक सवाल पूछना है मुझसे। अगर मैं सुन रही हूं तो भी पूछना है, नहीं सुन रही हूं तो भी पूछना है। हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम क्या, फुल टाइम आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, राइट? हम लोग तो ऐसे ऑनलाइन मोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट स्टिल आपको पूछना है। ऐसा क्यों मैम? मैं आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, डजेंट मैटर, टेक ओवर पढ़ा रही हूँ, ऑपरेशन पढ़ा रही हूँ, कुछ भी पढ़ा रही हूँ, ऐसा क्यों मैम? सो दिस इज हाउ वी बिगिन अ कंसेप्ट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। और कंसेप्ट के बाद आप क्या पूछोगे? कैसे मैम? सो देर आर टू थिंग्स, वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, इस पे पूरा लॉ आपका टिका हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्यों ये आया, why this is needed, why, that is the background, the framework of a particular section, and then how do we do it? So कैसे? Because law में it's more about, it's not about what we feel, it's about what is there in law and we cannot change it, है ना? समझ में आई बात? तो इन दो कंसेप्ट पे जब हम पूरा लॉ पढ़ते हैं ना, इन दो चीज़ों को लेके जब हम पूरा लॉ पढ़ते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, विद अ लॉट ऑफ फन, विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बैठ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से निकलेगा नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दैट, नहीं निकलेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैम? प्रॉब्लम भी आएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम केक वॉक हो जाने वाला है, बस मैम को ऐसे सुनते रहेंगे स्माइल करते हुए और सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे सुनने से, मुझे देखने से तो खैर कोई भी काम नहीं होगा, बट हाँ, मुझे सुनने से आधे काम ज़रूर हो जाएंगे, पर उसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा से पहले लेट्स एक्चुअली सी व्हाट इज देयर ऑन आवर प्लेट, है ना? So CMA Final Law Paper 13 Corporate and Economic Laws is divided into two sections. Section A Corporate Law, Section B Economic Laws and Regulations. ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट लॉज और इकोनॉमिक लॉज, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज आपका 60% मतलब 60 मार्क्स का, और इकोनॉमिक लॉज आपका 40% मतलब 40 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉ में क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट है, आईबीसी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कंपनीज एक्ट कंटेनिंग द मेजर कंपोनेंट 40 नंबर का, 40 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट आएगा। तो आपको समझ में तो आई गया होगा, शुरुआत तो यहीं से होने वाली है ना? और शुरुआत होगी और पता नहीं कब तक चलता चला जाएगा कंपनीज एक्ट। बट कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट मी, हैज बीन रिड्यूस्ड अ लॉट। बहुत कम पोर्शन है आपके सिलेबस में। दो तीन चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इवन बिफोर, मतलब अभी तक तो आप शायद फाइनल में आए भी नहीं, आपने फाइनल का कुछ फ्लेवर भी नहीं लिया है, पर उसके बावजूद आपको पता होगा डायरेक्टर्स इज वन सच थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इंटरमीडिएट डायरेक्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, तो फाइनल्स में तो एक्चुअली इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो रिपीट भी हम करते हैं सीएमए फाइनल में, सो विच कैन बी लाइक ईजी फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आईबीसी है विच इज़ शॉर्ट येट 10 मार्क्स का, सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है, पर आपको नहीं लगेगा, बिकॉज वी हैव इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का है, वो कब हो जाएगा आपको नहीं पता चलने वाला है, बिकॉज अगेन बहुत छोटा है एंड कवरेज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, हमारी वीकनेस हम उसको बनने ही नहीं देंगे।
ठीक है। देन वी कम टू द इकोनॉमिक लॉस पोर्शन, वी हैव सेबी रेगुलेशंस, जिसमें आपको आइडियली सेबी एक्ट नहीं पढ़नी है, आपको कुछ रेगुलेशंस पढ़ने हैं, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, आईपीओ के बारे में, टेक ओवर के बारे में, ठीक है। आपके पास कंपटीशन एक्ट है, आपके पास फेमा है, अगेन फेमा में हम एफडीआई भी पढ़ते हैं, बैंकिंग लॉज, इंश्योरेंस लॉज, एमएसएमई विच इज़ द करंट नीड पढ़ना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पता होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग हमारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो करिकुलम है दैट हैज़ बीन ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड आई एम नॉट एट ऑल एंग्री, या मतलब मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता है कि ये क्या किया, बस एक ही चीज़ की है, दैट इज दे हैव रिपीटेड सम कंटेंट ऑफ इंटर इनटू द फाइनल्स आल्सो कंपनीज एक्ट में। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा मिशन है और हमारा टारगेट है, हमारा सिलेबस है जिसको कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो टुडे माय डियर इज जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास। आज मैं आपको ना कुछ पढ़ाने वाली हूँ ना कुछ लिखाने वाली हूँ, है ना। तो आज आप बस आराम से सुन सकते हो एंड यू कैन बेसिकली सी वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट और नॉट। क्योंकि अभी स्टार्टिंग के क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन बैठाते हैं। जिन्होंने मुझसे इंटर में पढ़ा है उनको तो बड़ा एकदम लग रहा होगा कि अरे शिवांगी मैम इज बैक, है ना। बट जो शायद मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको होगा कि अच्छा दिस इज हाउ मैम डज इट, दिस इज हाउ मैम सेज इट, ओके ये हो रहा है। तो अभी बस हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिलहाल ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि आज आप मज़ा सिर्फ आंखों से लेने वाले हो, इनफैक्ट लॉ में, बिकॉज आपको लिखना और पढ़ना नहीं है, ओके। आपको मैं एक बात बताऊं तो लॉ में जो है आंखें हैं ना हमारी, दे प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो भाई पूरे क्लास में कहीं पे भी आंखें नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है। आंखें बंद होंगी तो उसके हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, पर आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। द लेजेंड्स विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, है ना। तो चलो क्या करना है, हम अगर बात करते हैं दैट वी हैव अ मिशन, व्हाट मिशन डू वी हैव, वी हैव अ मिशन ऑफ स्कोरिंग 70 प्लस इन लॉ। 70 प्लस क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आइडियली इट शुड बी 80 प्लस। मैम 80 कुछ तो हैवी टारगेट रखिए, बिकॉज हम एक अनअचीवेबल टारगेट नहीं रख रहे हैं। दैट डजंट मीन कि 80 प्लस इज नॉट अनअचीवेबल है, नहीं। मैं बोलूँगी कि अगर मैं बात करूँ तो जब सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से मुझे क्या होता है, 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनका 80 प्लस आया हो, दैट मीन्स विच इज़ वेरी रेयर। बट 70 प्लस आई गेट मैनी 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 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 70 प्लस एट द फाइनल लेवल, इंटर लेवल पे 80 प्लस आता है, बड़े आराम से आता है, ठीक है। बट फाइनल लेवल पे 70 प्लस आना अपने आप में एक प्राइड की बात है एंड दिस इज अ वेरी अचीवेबल टारगेट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टारगेट है। हम अपने लर्निंग प्रोसेस को डिवाइड करने वाले हैं इनटू 6 स्टेप्स, ठीक है, इनटू 6 स्टेप्स। स्टेप 1 होता है अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज लर्निंग। यहीं पे तो मैम सारी गाड़ी अटक जाती है। लॉ समझ में तो आ जाता है बट ये नहीं समझ में आता है कि क्या याद करना है, कैसे याद करना है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। स्टेप 3 रिवाइज करना है, रिवाइजिंग, ओके। Step 4 is writing practice or learning the presentation, है ना, writing practice or learning the presentation. Then you have step 5 is how you are preparing yourself the day before exams, just the day before exams. And then the last step, यही रिजल्ट नहीं आता है यार, रिजल्ट तो हमारे हाथ में ही नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं उसकी हम बात क्यों करेंगे। स्टेप 6 इज द डे। ओ माय गॉड, एग्जाम का वो दिन और आपका वो आपके वो 3 घंटे जिस पे आप अपने आप को एकदम समर्पित कर देते हो। हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? मैम सुनने में लग रहा है कि बड़ा टफ सा टारगेट है। इट्स नॉट टफ एट ऑल, बहुत इजी टारगेट है, बहुत सिंप्लीफाइड टारगेट है। ऑल आई नीड इज
कंसिस्टेंसी। तो ये एक मैजिकल वर्ड है जो आज के क्लास में आज के क्लास में क्या, आप जब तक मेरे साथ हो, जब तक मेरे पास हो, तब तक आपको इस वर्ड को नहीं भूलना है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। कुछ मत भी लिखो, I will be consistent throughout. This is one resolution that everyone has to make, one promise that everyone will make to yourself, to me, कि करेंगे ही करेंगे मैम, ये तो काम करना ही करना है। अब कैसे ये स्टेप्स के फासले मिटेंगे, कैसे ये दूरी मिटेगी? अंडरस्टैंडिंग। 0% कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे आपका इस स्टेप में, 0%। समझाने की पूरी जिम्मेदारी है मेरी। एक एक स्टेप, एक एक बात, एक एक वर्ड, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है मैम? अगर कोई डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे भाई? तुम्हारे पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर, एक मैसेज करना है। मैसेज नहीं समझ में आ रहा है, कॉल उठा के नहीं करना है, कॉल उठेगा ही नहीं, चिंता मत करो। ठीक है? सो यू आर नॉट गोइंग टू कॉल मी। मतलब मैम हम कॉल पे कभी बात ही नहीं कर सकते। देखो, कॉल पे आप तब बात करोगे जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ मैं आपको फ़ोन पे नहीं वो मतलब लिख के नहीं समझा सकती, या वॉइस नोट से नहीं समझा सकती, या कुछ आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है जो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, देन आई गिव यू अ कॉल। ठीक है? या जब मुझे लगता है कि कई बार बच्चे इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आई गिव यू अ कॉल, बट देन यू डोंट हैव एनी कॉलिंग ऑप्शन। ठीक है? टू बी वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो। अगर लगता है मैम कैसे टाइप कर रही है, रिकॉर्ड करो, भेजो यार, टेक के ज़माने में हम लोग रह रहे हैं। तो पहली बात तो व्हेन आई एक्सप्लेन इन द क्लास, यू नो द स्ट्रैटेजी। दो स्ट्रैटेजी है ना, व्हाई एंड हाउ। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। तो आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आती भी है तो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा शॉट्स ऑफ नॉलेज। बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखोगे मैंने बुक में ऐसे ऐसे डाल रखी है, मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। वी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, तो हमेशा आपको समझ में आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो भी लास्ट ऑप्शन क्या है? क्वेरी का। तो आप आराम से मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है? इससे क्या होता है ना, हमारा क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होता है, एंड यू सेंड द क्वेरी एंड यू गेट द रिस्पॉन्स। तो आप आराम से उसको इवेल्युएट करके समझ सकते हो। अगेन यू कैन आस्क समथिंग इफ यू वांट टू। ठीक है? सेकेंड स्टेप आता है लर्निंग। नाम याद कैसे होगा? अब ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना? शायद आपने प्रीवियस लेवल्स पे भी समझा होगा। एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम व्हेन आई एम कमिंग अप विद अ न्यू बैच, विद अ न्यू एडिशन, तो मेरा भी फोकस क्या होता है यार, बच्चों के लिए चीज़ों को और सिंप्लीफाइड बनाना, और इजी बनाना, और मतलब ऐसा बनाना कि यार बच्चे भी याद रखें। सो इस बार हमने और क्या अच्छा किया है और क्या बेहतर किया है, आई टेल यू जस्ट दैट। सी, पहले भी हमारी बुक्स में अपेंडिक्स होते थे, बट दिस टाइम आई हैव एडेड मोर अपेंडाइसेस। नाउ जस्ट टू टेल यू इन वेरी शॉर्ट, एक मैं सिंपल सी बात बताऊं तो जो पेज खुल रहा है मैं ऐसे ही बता रही हूँ। आप जब भी देखोगे तो आपको बुक में दिखेगा दैट सम पोर्शन इज हाईलाइटेड, इज अंडरलाइंड, है ना? ऐसे दिख रहा है ना, हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है। ये सब क्या होते हैं? ये सब कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है? बिकॉज अगर 600 पेजेस की बुक है, यू कैन नॉट लर्न दैट एंटायर 600 पेजेस। तो पॉइंट इज मैम क्या याद करें, ये बहुत सॉलिड सा कंफ्यूजन फ्लोट करता रहता है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने इसका रेजोल्यूशन क्या निकाला है? इसका रेजोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपके पास एक चार्ट बुक है जिसमें सारे कंसेप्ट्स को समराइज तरीके से लिखते हैं हम लोग। ठीक है? इफ आई टेक यू थ्रू व्हाट यू गेट अ बुक सेट ऑफ 7 बुक्स। मैम एक सब्जेक्ट के पीछे 7 बुक पढ़नी पड़ेगी। 7 बुक्स अगर आप बोल रहे हो ना, बहुत गलत बोल रहे हो। आइडियली यू आर जस्ट रीडिंग 2 बुक्स। Ma'am, only 2 books and the entire law is done. Yes, only 2 books. The same content has been represented in 4 manner. एक आपका डिटेल्ड, मतलब मेन जिसमें सब चीज़ें डिटेल में लिखी हैं, सेम कंटेंट है, उस कंटेंट को हमने क्या किया, मेन मतलब डिटेल्ड मैनर में लिखा 2 बुक्स में। उसके बाद सेम कंटेंट को हमने समरी की तरह लिखा।
समराइज्ड फॉर्म में, अगेन 2 बुक्स में। उसके बाद सेम कंटेंट को हमने क्या किया, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा, मतलब क्वेश्चन बैंक, अगेन 2 बुक्स में। और उसके बाद सेम कंटेंट को हमने एक क्वेश्चनेयर या टेस्ट बना के लिखा 1 बुक में। तो आप अगर ये 7 बुक्स पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग द सेम कंटेंट 4 टाइम्स। 4 रिविजन हो गए यार, और क्या चाहिए? इसके बाद कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, इट्स ऑल डन, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। So we have 2 detailed books, we have 2 summary books, which is called as the handwritten chart, beautiful, colorful, concise, including everything that you need. Then we have 2 question bank. Question bank में आपके latest सारे questions incorporated हैं, तो कहीं इधर उधर जाना ही नहीं है, कुछ इधर उधर खोलना नहीं है, कुछ इधर उधर देखना नहीं है. It's not something which is like a book or class. It's complete solution for a subject which gives you both practical insight, knowledge, as well as prepares you exceptionally well for the exams. एक एक चीज इस तरीके से incorporate की गई है कि there is a section, let's say called as section 130, which you're not supposed to read. But then you should have some idea कि हाँ ऐसा भी होता है, because institute sometimes surprises us. So कहीं कहीं मैंने ऐसा भी किया है that it's not included in your content, but then at the end of the chapter you will find a brief line, 2-4 लाइन लिखी हुई है about that section कि हाँ ऐसा भी होता है, just to have that idea because you're a professional. तो जो एग्जैक्टली आपके सीएमए सिलेबस में चीजें हैं, जो रूल है, जितना पढ़ाया गया है, जिस सेक्शन में जो बात है, वैसे बुक्स और क्लासेस को डिजाइन किया हुआ है. ओके, सो नथिंग एक्स्ट्रा, इट्स कंप्लीटली एग्जॉस्टिव, डोंट वरी ऑन दैट. नाउ नेक्स्ट हमारी क्या आती हैं, क्वेश्चन बैंक. सारे क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस, आपके MQP के क्वेश्चंस, आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, राइट. देयर आर केस स्टडीज, देयर आर केस बेस्ड MCQs, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड एंड देन यू हैव अ टेस्ट. ठीक है, तो मैम हम लोगों ने सबसे पहली चीज की अंडरस्टैंडिंग लॉ. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डिटेल्ड एंड फ्रॉम द मेन बुक. व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न लॉ, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम द समरी बुक. चार्ट्स के थ्रू आप याद कर सकते हो. एंड वन ब्यूटिफुल थिंग दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड न्यूली इन आवर बुक्स इज दिस. वो क्या है, देखो, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है और ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, विच इज़ द टाइम लिमिट्स, राइट. टाइम लिमिट्स कि मैम अगर एक OPC है, दूसरे में भी मेंबर बन गया, कितने दिन में मीट आउट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एक OPC छोड़ दे, 180 days. So you have this chapter wise segregated time limits. जब when you want to revise, ये 30 days में होता है, ये 6 months में होता है, oh my god ये 15 days में होता है. कितना confusion है मैम. और ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने का बेस्ट तरीका है राइटिंग ऑल द पॉइंट्स एट द सेम प्लेस वेयर यू कैन कंपेयर, वेन यू कैन रिकॉल, वेयर यू कैन रिवाइज. ठीक है. Likewise, we have some important form numbers, we have some important cases जहाँ पे आपको special resolution चाहिए, जहाँ पे आपको ordinary resolution चाहिए. We have the penalties which have been listed at one place. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमने इस तरीके से इनकॉर्पोरेट की हैं, सो दैट दिस बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू. सी वी ऑल्सो हैव द अपॉइंटमेंट थ्रेशहोल्ड्स. बेसिकली नॉट अपॉइंटमेंट थ्रेशहोल्ड्स, बट हाँ आप कह सकते हो. थ्रेशहोल्ड्स क्या होते हैं, जैसे इंटरनल ऑडिटर कब चाहिए, ये थ्रेशहोल्ड मीट करेंगे तब. रोटेशन कब होगा, जब ये थ्रेशहोल्ड मीट करेंगे तब. सो हर एक चीज़ जो आपको याद करनी होती है स्पेसिफिकली फॉर MCQs, वो आपको ये अपेंडाइसिस में मिल जाएगी. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द कोर प्रोविजंस फॉर योर मेन क्वेश्चंस, वो आपको समरी बुक में मिल जाएगा. समझ में आई बात. तो लर्निंग कैसे होगी, जब समझ लिया तो समरी बुक और अपेंडाइसिस से याद करना है. क्या मैम इसमें 100% हमें याद करना है? नहीं. क्लास में आई विल कीप ऑन रिकॉलिंग. इन फैक्ट वी आर प्लानिंग टू हैव सम लर्निंग सेशंस. तो उसकी से आपको क्या होगा, उससे आपको चीज़ें सारी की सारी याद हो जाएंगी. क्या याद करना है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, बिकॉज आई गिव यू ऑन प्लेट कि ये याद कर लो, इतना पढ़ा है उसमें से ये सब छोड़ दो और ये याद कर लो.
ठीक है, सो आपको याद करने की चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम आंसर प्रेजेंटेशन पे। याद कर लिया मैम, किसी तरीके से याद भी कर लिया, पर अब क्या लिखना है और कैसे लिखना है मैं नहीं पता। हाउ डू वी गेट मार्क्स? आई मीन इफ इट इज अ 7 मार्क क्वेश्चन, हम कितना भी अच्छा लिख लेंगे, हमको 3-4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये तो एवरेज एवरेज नंबर दे दे रहे हैं एग्जामिनर। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो एवरेज आंसर्स पे एवरेज मार्क्स मिलते हैं। यू हैव टू एस अप योर गेम, है ना, अप योर गेम। कैसे करेंगे मैम? थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कराऊंगी मैं, क्लास में भी कराऊंगी, होमवर्क भी दूंगी। बस आपको क्या मेंटेन करनी है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास में डिस्कस होते हैं। वी राइट अ फ्यू, आई टेल यू हाउ टू राइट इट एंड देन आई ऑल्सो गिव यू होमवर्क टू राइट। ठीक है, एंड लास्टली टेस्ट। एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस कि हाँ 2 चैप्टर्स हो गए, ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, उसमें सब लिखा हुआ है किन किन चैप्टर्स का आपका कैसे कैसे टेस्ट है। सो यूनिट टेस्ट आपके इस तरीके से बने हुए हैं। सो व्हेन यू कंप्लीट दिस यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड देन यू गेट टू नो योर प्रोग्रेस कि हाँ अरे 70% मार्क्स आ रहे हैं। टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि 70% मार्क्स हर टेस्ट में आते रहे। ठीक है, तो जब लास्ट में हम फुल टेस्ट देते हैं तो अगर हमारे 70% 75% मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ लो यू हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन एंड यू आर गुड टू अपीयर। आप पास तो हर हाल में होगे। ठीक है, एग्जाम्शन आने के 90% चांसेस हैं और 70+ लाने के ऑफकोर्स चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट हैं। ऑल गुड? अंडरस्टूड? गुड। अब व्हाट यू हैव टू डू, आपको आज के आज लेके आनी है 3 चीजें। इफ यू नॉट रेडी विद इट, व्हाट इज इट? 2 कॉपीज प्लस 1 हाइलाइटर। 1 हाइलाइटर। तो ये 3 चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। एंड आई डोंट वांट कि हाँ पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पे लिख लिया, कभी उसमें लिख लिया, कभी उसमें लिख लिया, कभी जो एसएफएम पढ़ रहे थे उसकी कॉपी में कुछ लिख लिया। नो, आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई कॉपीज। ओके, सो आई वॉन्ट सेपरेट कॉपीज फॉर लॉ। चाहिए ही चाहिए 2 कॉपी 1 हाइलाइटर। क्या करेंगे मैम इन 2 कॉपीज का? ये 2 कॉपी बनेगी आपकी। एक तो क्वेश्चंस की कॉपी। मैम वो तो हमें लिखने ही नहीं है ना, तो कॉपी तो हम स्किप कर सकते हैं। नहीं, मुझसे डाउट पूछने आओगे ना तो पहले मैं मांगूंगी कि फोटो दिखाओ, ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। अब बच्चे डर के डाउट ही नहीं पूछेंगे। नहीं, आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड की यार कनेक्ट करना, प्लीज कनेक्ट करना। ऐसे आप मुझे सिर्फ लिख के भेजोगे ना, हाय मैम आई एम दिस फ्रॉम ये वाला इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, जो भी आपका है बैच, ठीक है, ये आपका जो करंट बैच है, मुझे बड़ी खुशी होती है। सो आई इमीडिएटली गो आउट एंड सेव द नंबर सो दैट नाउ आई नो कि ये है बच्चा, है ना। तो आई लव टू कनेक्ट विद यू ऑल। और उसके बाद क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। इतनी तो मैं स्ट्रिक्ट शायद हूँ नहीं, और देख के मुझे समझ में आता होगा, बट जब मैं डांटती हूँ ना तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, है ना। तो वो उस स्टेज तक हम पहुंचेंगे ही नहीं ना, वो नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक कॉपी हमारी क्वेश्चंस की होगी। दूसरी कॉपी हमारी क्या होने वाली है? दूसरी हमारी क्लास नोट्स की कॉपी होने वाली है। अरे बाप रे मैम, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे? नोट्स तो आप दे रहे हो ना बढ़िया कलरफुल, क्या फायदा बनाने का। तो नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, फैंसी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बट यू हैव टू कीप राइटिंग विद मी। यू हैव टू कीप ऑन स्क्रिबलिंग। यू हैव टू लाइक, अगर मैंने कोई एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, अगर मैंने 2 चार्ट बनाए, जैसे अभी अभी मैंने कुछ किया था ना, यहाँ पे कुछ तो कलाकारी की थी और कुछ तो बनाया था, बना लो। कीप ऑन राइटिंग विद मी। इफ यू फील आई एम टीचिंग यू समथिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, कीप ऑन राइटिंग। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होती है, सो राइट इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको लग रहा है यार 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे अगर मेरा क्लास देख रहे और एकदम समर्पित कर दिया है, तो फिर ऐसे करो ना कि खुद का कुछ भला हो जाए। मैम इससे क्या भला होगा? ट्रस्ट मी, बहुत भला होता है। अगर आपने मेरे साथ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फीचर्स ऑफ कंपनी, मैंने ऐसे हेडिंग डाली, आपने भी ऐसे हेडिंग डाल ली। मैंने बोला सबसे पहले इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। आपको पता है मेरी बुक में भी लिखा है, मेरी चार्ट बुक में भी लिखा है, मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं, सब चीज़ें हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उससे क्या हो रहा है? मेरी थोड़ी सी पेन की इंक खत्म हो रही है और एक कॉपी का पेज भर रहा है।
इससे हो ये रहा है कि आप 3 वे लर्निंग कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप लिख रहे हो। तो जब हमने एक साथ ये सब कर रहे हैं हम, तो ये गोज डीप इनसाइड मी एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली टू मेक यू इन्वॉल्व इन द क्लास। नहीं तो ऐसे जब सुनते रहते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा दिखने लगेगा, फिर आप पता नहीं ख्वाबों ख्यालों में कहाँ चले जाओगे, फिर आपको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप सोचोगे काश मैंने उस दिन ये कह दिया होता, है ना। तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओगे, फिर कुछ और स्ट्रेस माइंड में आ जाएगा, फिर वो मैम क्या पढ़ा रही है वो आप भूल चुके हो। ठीक है, so it's very important. Okay, so this is what you have to do. Make 2 copies and keep a highlighter. Highlighter का क्या रोल है? हाइलाइटर का रोल है कि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ऑल्दो द टाइम लिमिट्स एंड एवरीथिंग मैंने उसके अपेंडाइसिस बनाए हैं आपके लिए, फिर भी यू विल कीप ऑन हाईलाइटिंग। ठीक है, इज इट ऑल डन, ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलो, तो इस क्लैरिटी के बाद वी आर गोइंग टू मूव टू आवर मेन कंटेंट। मेन कंटेंट मतलब मैम आज तो आपने कहा था कि ओरिएंटेशन है, आज तो आप नहीं पढ़ाने वाली हैं, आज ना कुछ लिखना है ना पढ़ना है, एंड वी आर नॉट इवन रेडी विद द कॉपीज एंड द हाईलाइटर। यस, सो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ मैम? what is the name of our subject? Corporate and economic laws. $1 million question which everyone knows. पहले यूजुअली क्या होता था, जब मैं बच्चों को ये बात बताती थी, इवन एट द फाइनल लेवल्स द स्टूडेंट वर नॉट वेरी मच अवेयर व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज, हाउ इज इट पास, क्या होता है, कैसे होता है, उनको नहीं पता होता था। बट नाउ आई एम थैंकफुल एंड हैप्पी दैट एवरी वन इज इनकॉर्पोरेटिंग दिस, एंड आप कहीं पे भी किसी से भी पढ़े हो, यू हैव दिस बेसिक आइडिया अबाउट लॉ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, बट ये मेरा फ़र्ज़ है एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू विदाउट दैट। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी एंड नो कि लॉ क्या है। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लॉ? सो व्हाट इज लॉ? लॉ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। कौन बनाता है मैम? गवर्नमेंट? नहीं, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, लॉ तो भाई हम ही बनाते हैं। मैम हम लॉ बनाते हैं और इतना सड़ा हुआ लॉ बनाते हैं, सीरियसली। देखो यार, बात ऐसी है ना कि जब हम घर में रहते हैं, ठीक है, मान लो 4 मेहमान घर में आए, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, और आपकी मम्मी ने ऐसे आपको देखा और बोला बेटा पानी ले आना। नो, यू डोंट वांट कि मैं उठ के जाऊं और पानी लेके आऊं, बट स्टिल योर मदर विल बी लाइक, अब क्या है, कुछ चलेगी थोड़ी ना, इधर उधर देख लोगे, सिबलिंग्स को ढूंढ लोगे, छोटा भाई बहन है क्या घर में कोई कि उसको बोलते हैं, ऐसे डेलीगेट करते काम, इधर उधर पास ऑन करते। तो पॉइंट ये है कि जब हमारे घर में हमारी नहीं चलती है तो देश में क्या चलेगी? घर में किसकी चलती है? घर में भी लॉ बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, सब चीज़ें हैं कि ये यहाँ रखना है, पानी की बॉटल जो ख़त्म करेगा वही फ्रिज में भर के रखेगा, रात में 9 बजे के बाद घर नहीं आना है, मतलब रात में 9 बजे के पहले पहले घर आ जाना है। सो दीज आर ऑल द रूल्स विच हैव बीन मेड, राइट। यू आर नॉट सपोज टू वॉच टीवी, या मोबाइल में स्क्रीन टाइम इतने टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दे कुड बी एन नंबर ऑफ लॉज इन एन नंबर ऑफ होम्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सब आपको पसंद आए, बट क्यों वो घर में बने हैं? क्योंकि उस घर में रहने वाले मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को वो पसंद आते हैं, या जिनके पास पावर है उनको वो पसंद आते हैं। पावर किसने दी है भाई? यहाँ तो नेचुरल पावर्स आई हैं भाई, पेरेंट्स बने हैं तो पावर तो आई ही आई है ना। एटलीस्ट जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक तो वो पावर्स है, तो आपको माननी पड़ती हैं चीज़ें। वैसे ही इस देश में लॉ क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है? जस्ट इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग डाउन द रोड, ठीक है, और इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, दर इज नो रेड लाइट, नथिंग, all the cars are actually trying to get away from each other, somehow there is collision, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है,
कैसे इसको कंट्रोल करेंगे इस सिचुएशन को कि आपको ठीक लगेगा, मैं गाड़ी लेके निकली हूँ एंड नाउ आई डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, एंड द पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर बिकॉज एवरीवन वांट्स कि हाँ यार मेरी चीज़ तो ठीक रहे, है ना, सबको ये चाहिए होता है। अब सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? बिकॉज वहां पे कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं, वहां पे कोई लॉ नहीं बना हुआ है। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, ऑफ कोर्स वी हैव अ मोटर व्हीकल एक्ट, वी हैव ट्रैफिक रूल्स, वी हैव एवरीथिंग, है ना, पर अगर नहीं होता तो क्या होता? तो प्रॉब्लम्स आती, बिल्कुल आती मैम। तो मतलब अगर हमें एक सिविलाइज सोसाइटी में ढंग के इंसान की तरह रहना है तो लॉ बहुत ज़रूरी है, रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ यू वांट अ रोड, हु विल पे फॉर द रोड? हु विल पे फॉर द रोड? कोई नहीं पे करेगा, कोई नहीं पे करेगा। आप एक अपार्टमेंट्स में रह लो और अपार्टमेंट में अगर जरा सा कुछ हो जाता है एंड यू आस्क द अदर पर्सन कि सबको कॉन्ट्री करना पड़ेगा, दे विल बी हाफ ऑफ द पीपल लाइक व्हाई शुड आई हैव नॉट डन दिस। तो लोग ऐसे ही हैं, दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टैक्सेस। रेगुलर टैक्सेस नीड टू बी कलेक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, है ना। तो हर चीज़ के लिए लॉ तो ज़रूरी है, घर पे भी ज़रूरी है, घर के बाहर भी ज़रूरी है ही है। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज मच नीडेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट रूल्स डू वी नीड? वेल वी हैव टू एसेस इट। जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसका कोई रूल बनाओ यार, अब ये तो नहीं चल पाएगा, तो वहाँ पे लॉ बन जाता है, उस रिगार्ड में लॉ बन जाता है। कौन बनाता है मैम? हम डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, हमें ही लॉ बनाना चाहिए, मिलके बनाना चाहिए भाई, तो हम ही बनाते हैं। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि 140 करोड़ जनता अगर है तो सबके दरवाजे पे खटखटाए, क्या आपको ये जीएसटी मंजूर है? नहीं। क्या आपको ये जीएसटी मंजूर है? तो जितने टाइम में हम ये कर पाएंगे उतने टाइम में तो क्या होगा, अगला लॉ तैयार हो जाएगा कि अब ये पास कराना है, ठीक है। और एक बार अगर डिसअप्रूव हो गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो अब हम क्या करते हैं, वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो हम बोलते हैं कि देखो इस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, इंडिया को हमने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, हम इस एरिया में रह रहे हैं, इस एरिया से हमारा नेता कैसा हो, इसके जैसा हो, ठीक है। whoever is your representative, right? So we have one representative who we have elected and that's going to sit there as a member of parliament in the Lok Sabha, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जब वो बोलता है हाँ, तो मतलब उसके एरिया वाले जितने लोग हैं उनका सबका समर्थन है, सबने बोला हाँ। तो जब लोकसभा बोलता है हाँ, दैट मीन्स हाँ, देश बोल रहा है हाँ, देश इज एग्रीइंग, द नेशन इज एग्रीइंग, सो आइडियली वी आर मेकिंग लॉज, है ना। Now, there is this one thing that is very much needed to understand the very core basics. अब अगर हम बात करें तो law is a much wider term than act, ठीक है। लॉ में क्या आता है, आपके एक्ट भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, नोटिफिकेशंस भी आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डिनेंसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑफन स्टूडेंट्स आस्क मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस मैम, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो आई टेल यू वन बाय वन एवरीथिंग, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं एक्ट, एक्ट को बनाने की पावर, एक्ट इज द मेन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट। जैसे फिलहाल अगर मैं बात करूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। द फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले वो हम कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले, मतलब कंपनीज एक्ट, वाह, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में पैसा कैसे आएगा, कंपनी से पैसा कैसे जाएगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे लोन लेगी, हर एक बात कंपनी से जुड़ी हुई। इफ यू वांट टू डू बिजनेस एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव चोजन, कंपनी आपने चुनी है, तो कंपनी के बारे में हर बात कहां लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट में लिखी है। मतलब कंपनी की रूल बुक है, मेन रूल बुक कंपनीज एक्ट। मैम किसने बोला कि कंपनीज एक्ट मतलब हमने बनाई है कंपनीज एक्ट? आप यही कहना चाह रहे हो हमने बनाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया हमने, उन्होंने बनाई? हाँ। कैसे मैम, ये सब डिसाइड कैसे हुआ कि हम लॉ बनाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे? भाई सबसे बड़ा हमारा संविधान, सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट वाज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का, भाई इंडिया क्या है, कैसे रूल बनाएगी, कैसे क्या कर, सारी बातें हमने क्या लिखी है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारे देश का, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज
adopted on 26 November and thereafter with effect from 26 January. तभी हम उसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं. Why? Because India was declared as a republic nation, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया. तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट हैज, or you can say the law making powers are being conferred to parliament. Every law gets its authority from constitution is the most important document. We all know that. ठीक है. So power to make law under constitution of India. Constitution में लिखा हुआ है कि वो मैटर्स, जैसे रेलवे से जुड़ा कुछ आपको लॉ बनाना है, बैंकिंग से, डिफेंस से, जो पूरे देश को प्रभावित करता है, पूरे देश को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो मैटर्स पे लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट क्या है मैम? पार्लियामेंट इज व्हाट? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. लोकसभा में हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, देन राज्यसभा में हमारे नहीं, नॉट इट्स एक्चुअली द हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. एंड देन वी हैव द प्रेसिडेंट. ये तीनों मिला के क्या बनता है? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के पास पावर है सेंट्रल एक्ट्स बनाने की, जो नेशन वाइड एप्लीकेबिलिटी रखती हैं और पूरे देश को इफेक्ट करती हैं. मतलब आप देश के किसी भी कोने में हो, एक्सेप्ट जहां एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाता है, आप कहीं पे भी हो. मतलब आप गोवा में बैठ के कंपनी बनाओ, आप लखनऊ में बैठ के कंपनी बनाओ, आप मुंबई में बैठ के कंपनी बनाओ, आप दिल्ली में बैठ के कंपनी बनाओ, आप कहीं पे भी कंपनी बनाओ, कंपनीज एक्ट 2013 is an act passed by parliament. मतलब पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है. और पार्लियामेंट को किसने पावर दी लॉ बनाने की? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी. पार्लियामेंट में कौन है? हम ही है. आइडियली हम ही है. तो देश ने अपने लिए, खुद के लिए, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमने लॉ बना लिया अपने लिए. अब इस लॉ का हमें पालन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा मैम? क्यों करना पड़ेगा लॉ का पालन? बिकॉज we have like 3 things. एक, जिसने लॉ बनाया, किसने बनाया? पार्लियामेंट में. अगर हम लॉ का पालन नहीं करते हैं तो चेक किया जाता है क्या हम लॉ का पालन कर रहे हैं. कहीं पे भी अगर हमने वॉयलेशन किया, कहीं पे भी हमने डिफॉल्ट किया, तो उसके अगेंस्ट पीनल एक्शंस होते हैं. तो कौन चेक करता है कि मैम हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट. मतलब पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, सबने अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिए. हम 2 बार इलेक्शन करते हैं ना, हम 2 बार वोट करते हैं. एक बार हम स्टेट इलेक्शंस के लिए करते हैं. आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू दैट. वन इज फॉर द लोकसभा इलेक्शन, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. तो हम सबने क्या किया? अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया. अब वहां पे वो रिप्रेजेंटेटिव किसी ना किसी पार्टी से होता है ना, खड़ा, है ना, ठीक. अब वहां पे हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर पार्टी की है. लेट्स से फॉर एग्जांपल बीजेपी, ठीक है. सो बीजेपी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, सो दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, राइट. दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट और द रूलिंग गवर्नमेंट. अब ये लॉ नहीं बना रहे हैं. लॉ कैसे बनेगा? लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी. बट दे आर बिकॉज दे हैव अ मेजॉरिटी, दे हैव द मेजॉरिटी ऑफ पासिंग लॉ ऑल्सो ना, क्योंकि मेजॉरिटी तो चाहिए लॉ पास कराने के लिए. तो आइडियली वो लॉ नहीं बना रहे, बट इनडायरेक्टली वो ही लॉ बना रहे हैं, है ना. अब होता क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that law is correctly followed, law and order are correct or not. तो हमने क्या किया, जब रूलिंग गवर्नमेंट बनती है तो उसमें से हम डिफरेंट मिनिस्ट्री के हेड्स बनाते हैं, जिनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं. हेल्थ को हैंडल करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन को हैंडल करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस को हैंडल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस को हैंडल करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर है, राइट. Likewise, we have a Ministry of Corporate Affairs. तो कॉरपोरेट्स को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ठीक है, और उसका मिनिस्टर है हमारे पास. ऑल दीज मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट. दीज आर वेरी बेसिक्स, आई एम श्योर यू नो दिस, बट स्टिल फिर भी सुन लो मेरी बात, ठीक है. मुझे तसल्ली चाहिए दैट आई हैव टोल्ड यू एटलीस्ट द बेसिक्स, राइट. व्हेन यू आर रीडिंग लॉ यू शुड नो दीज वेरी बेसिक्स, ठीक है.
अब लॉ बनाया कंपनीज एक्ट को पार्लियामेंट ने, चला कौन रहा है या इंश्योर कौन कर रहा है कि ये सब कंपनीज एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? कंपनी ऐसी तो नहीं बना लिया आपने, ऐसी तो नहीं चला रही हो, ये किया कि नहीं किया? वो कौन इंश्योर कर रहा है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. If at all we are not following it, who will give us punishment? Who is going to interpret law कि हाँ देखो ये लिखा हुआ था, तुमने ये गलत किया इसलिए तुमको सजा मिलेगी? The judiciary system. That is the courts we have. We have NCLT, we have NCLAT, we have special courts under Companies Act. तो ये बेसिकली हम अंडर कंपनीज एक्ट देख रहे हैं. कंपनीज एक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, ये चीजें आपको पहले भी पता है. तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू वेरी मच डेप्थ, बट आई होप यू गॉट दिस बेसिक. नाउ पार्लियामेंट ने बनाई एक्ट, और एक्ट में लिखा, एक्ट में क्या लिखा कि जब जब आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे आपको ऑडिटर के डिटेल्स देने होंगे. ये एक्ट में लिखा. अब ऑडिटर के क्या डिटेल्स देने होंगे? आज हमें मेंबरशिप नंबर चाहिए होता है, कल शायद कुछ और बदल जाए, कुछ भी चीजें हो जाए, तो वो चीज बनाई एमसीए ने. एमसीए ने रूल बना दिया, और रूल बना के बोला कि ये वाला फॉर्म हमने निकाला है और इसमें आप बताओगे कि ऑडिट ये भर के आपको देना है जब आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे. ये एक्ट में नहीं लिखा है, ये पार्लियामेंट ने नहीं बताया, ये मिनिस्ट्री ने बताया. व्हाई? बिकॉज मिनिस्ट्री को ये एनफोर्स कराना है ना. तो मिनिस्ट्री देख रही है कौन कैसे काम कर रहा है, किसको क्या ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें आ रही है, तो उनको भी पावर दी गई है कि आप भी रूल बना सकते हो. इसके अंतर्गत आप रूल बना सकते हो. विद इन द एक्ट यू हैव द लॉ मेकिंग, यू हैव द रूल मेकिंग पावर्स. Right? So you know the difference between act and rules? Now what is rules and regulations? Rules are made by ministries. Rules are made by government ideally. ये क्या है? Central government rules बना रही है through its ministry. So rules are made by central government. Regulations are made by sectoral regulator. Regulations are made by sectoral regulator. Like what? Like we have SEBI. सेबी क्या है? सेबी एक्ट बनी. क्यों बनी? क्योंकि जरूरत लगी कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें धांधली हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, देयर आर क्राइम्स व्हिच आर हैपनिंग, सो वी नीड टू प्रिवेंट दैट, वी नीड टू डू समथिंग. सो सेबी एक्ट वाज पास. सेबी एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दे हैव बीन गिवन सम पावर्स थ्रू द एक्ट कि आप ये कर सकते हो, आप अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप उसके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हो, आप उसको पनिश कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो. अब ऐसा करने के लिए उनको बहुत सारे रेगुलेशंस भी बनाने पड़ गए. अब वो गवर्नमेंट नहीं है कि वो रूल्स बना सकते हैं, वो रेगुलेटर है, क्योंकि वो रेगुलेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को. तो अब वो रेगुलेट कर रहे हैं. सो रेगुलेशंस आर मेड बाय द रेगुलेटर, रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ में आई बात? तो एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन ये सब अलग है. और एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं होता है, होप यू नो दैट. तो पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है. अब कोई मैटर को टेकअप करना है तो कैसे करेंगे? कोई लॉ को पास कराना है तो कैसे कराएंगे? अर्जेंटली हमें लॉ पास कराना है तो ऑर्डिनेंस पास होता है. तो ऑर्डिनेंस है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं. आरबीआई नोटिफिकेशन भी निकाल देती है, ठीक है. तो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, आपके रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए, ये सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं? लॉ. समझ में आई बात? तो वो लॉ कहलाता है, ठीक है, वो लॉ कहलाता है. सेंट्रल लॉज इंक्लूडिंग एक्ट्स आर एनफोर्स्ड थ्रू रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वर्क्स थ्रू इट्स मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है मैम. सेंट्रल एक्ट पास कैसे होता है? सबसे पहले हम ड्राफ्ट ऑफ रूल्स बनाते हैं, उसको हम दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब एक बार एक हाउस में भेजा, वहां से मेजॉरिटी मिल गई तो दूसरे हाउस में चला गया, दूसरे हाउस से भी मेजॉरिटी मिल गई तो प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, प्रेसिडेंट ने बोला हाँ ठीक है, तो वो एक्ट पास हो गई, वो एक्ट पास हो गई. ठीक है, अब वो एप्लीकेबल हो जाएगी फ्रॉम द डेट मेंशन, जो भी इफेक्टिव डेट वहाँ पे मेंशनड है उस डेट से वो क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी. सो ये आपको पता है, ये बेसिक मैं आपको बता ही नहीं रही है ना. स्टेट लॉ से हमें कोई मतलब नहीं है. राज्यसभा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, लोकसभा भी आप लोगों को पता है, पार्लियामेंट आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों को पता है. सो आई थिंक यू वेरी वेल नो what law is and what is the need for law.
अगर लॉ नहीं होगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इट्स एक्चुअली बियॉन्ड इमेजिनेशन, है ना। तो आई होप इतनी चीज़ें अभी तक की क्लियर है। Okay, now, so I hope you all are ready to begin the journey of law, to begin the journey of developing your superpower, consistency, जिसका आप हाथ साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो. And before I end the class, because ideally हमारा orientation class है, so I'm not going to start with anything new. हम company जैक्ट शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्लास में. सो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट स्टडीज़ राइट नाउ, है ना. ये याद करना है, ये पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं याद करना था आज के कोई क्लास में. आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. इट वॉज जस्ट टू डेवलप दैट माइंड सेट, डेवलप दैट फ्रेमवर्क दैट इज़ नीडेड टू बिगिन द फर्स्ट क्लास. तो आज मैं आपसे एक बात कहूँगी और बहुत ध्यान से मेरी बात को बस सुनना. आई वॉन्ट एवरी वन, मतलब देखो, दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास. एक वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हु आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. ठीक है, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड मतलब दे हैव लाइक अ वेरी गुड फैमिली बैकअप एंड बैकग्राउंड गाइडेंस, जो भी आप बोलो. जैसे हो सकता है कि आपके फैमिली में आपको दिख रहा है कि यार सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, या मम्मी डॉक्टर है, पापा सीए है, हमारे दादाजी ने सीएमए किया हुआ है. सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हु आर लाइक वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, फाइनेंशियली वेरी साउंड. प्रोबेबली उनके लिए ये जर्नी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज दे हैव टू अल्टीमेटली प्रूव देमसेल्व्स कि नहीं, ये तो सबने अचीव किया है. वॉट इज़ देयर न्यू इन मी, वॉट इज़ देयर डिफरेंट इन मी, बिकॉज अल्टीमेटली हैव टेकन फ्रॉम देम. आई हैव गॉट बेटर रिसोर्सेज दैन देम. तो आई हैव टू प्रूव बेटर कि जब उतने कम रिसोर्सेज में उन्होंने इतना अचीव किया, तो मुझे तो बेटर रिसोर्सेज में मैं और कुछ अचीव कर सकती हूँ, है ना. तो इस माइंडसेट को हमेशा ध्यान में रखना. बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर समहाउ स्ट्रगलिंग, ठीक है, उनके लिए मैं छोटी सी बात बोलूँगी कि आप आज, कल, परसों, जब कभी भी कहीं पे भी जाओ, यू गो टू एनी मॉल, राइट, आप कोई भी अच्छे ब्रांड के शोरूम में चले जाओ. एंड व्हेन आई से अच्छा ब्रांड, आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग द middle class brands that we have. I am talking about the upper luxury brands that we have, right. Upper luxury brands मतलब आप उस शोरूम में गए हो and there if you like a handbag that's worth 1 lakh rupees. ठीक है, आपको कोई घड़ी पसंद आई, वो 3 लाख की है. ठीक है, तो आप बस ये सोचो, what do you feel? डू यू फील कि ये एक्सपेंसिव है? नहीं यार, आई कैन नॉट टेक दिस. मे बी इफ़ यू सी अ प्रोडक्ट ऑफ 10,000 20,000 आप आराम से ले सकते हो. मे बी इफ इट्स योर बर्थडे, या आपने मम्मी पापा को बोला कि नहीं मुझे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी थी, प्लीज़ मुझे दिला देना, या वंस आई डू दिस आई गेट दैट, वो मिल जाएगा आपको. दैट्स स्टिल अचीवेबल. बट समथिंग ऑफ लग्जरी ब्रांड, क्या ऐसे ही आप कह पाओगे कि मुझे वो चाहिए, या ऐसे ही आप ले पाओगे? द आंसर इज नो. Now you have to go from here to there. ये जो आपकी जर्नी है, ये जो आपका मोटिवेशन है ना, दैट्स गोइंग टू टेक यू प्लेसेस. ये हमेशा याद रखना. ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मुझे बस इतना लाइफ में अचीव करना है, दैट इफ आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर बैग आई डोंट हैव टू सी द प्राइस टैग. इफ आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर वॉच आई डोंट हैव टू सी द प्राइस टैग. Maybe I'll still not take it, but if I want, I should not be in a position कि यार प्राइस टैग देख के मैंने रख दिया, नहीं यार ये तो बहुत महंगा है. और वो कैसे आएगा, उसकी शुरुआत आप इस जर्नी के साथ कर रहे हो. तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं यार ये तो बहुत बोरिंग होना, नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू आर डूइंग दिस. why you are doing this. Everyone has that one motivation in life. Maybe you could be in a relationship and you have to prove their parents कि नहीं, I have to do something then only I'll get her. जो भी आपकी ज़िंदगी का मोटिवेशन नहीं है, और अगर जो भी आपकी ज़िंदगी का मोटिवेशन आप उसको ध्यान में रखोगे, और अगर नहीं है तो एक बनाओ. और वो कैसे बनेगा? when you tell yourself every day why you are doing this.
Trust me, there will be times when you have emotional breakdown. Trust me, there will be times when you feel demotivated, और उस समय ये ही आपको push करेगा. Okay, so I hope everyone is ready for this transformation, for this beautiful journey, for the journey of becoming a professional. Wish you all the very best, और मिलते हैं अगले क्लास में. आज काफ़ी बातचीत हो गई, अगले क्लास से थोड़ी सी हम सीरियस पढ़ाई करेंगे. So see you all, take care.